नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। मैं मनीष सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने समास के भेद के बारे में। और हम पिछले वीडियो में हमने समास का पहला भेद पढ़ा था, अवयवी भाव। आज हम समास के दूसरे भेद की चर्चा करेंगे और हमारा जो दूसरा भेद होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास कहते किसे हैं, यानी सबसे पहला सवाल उठता है तत्पुरुष समास की परिभाषा को हम जानेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास की उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास की उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। साथियों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपके मन में विचार चलता होगा कि कैसे हम तत्पुरुष समास को पहचानेंगे। इसको पहचानने का तरीका है, पहले हम इसके उदाहरण से स्पष्ट करते हैं आपको। जैसे दुखातीत एक एग्जाम्पल है दुखातीत, जिसका अर्थ होता है दुख से परे। तो साथियों, ये जो शब्द है दुखातीत, हमारा जो परिभाषा है कि जिस समास की उत्तर पद, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, जिस समास की उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द है दुखातीत, जिसका ये अर्थ हुआ कि दुख से परे, यानी दुख जो होता है और सुख जो होता है ये जीवन का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर दुखातीत, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो ये लाइन है से परे, यानी आउट ऑफ, यानी बियॉन्ड द लिमिट, ये सीमा से पार। एक होता है दुख जो सहनीय होता है, और एक दुख जो होता है जो इंसान से सहा नहीं जाता, जिसे हम असहनीय कहते हैं, असहनीय कहा जाता है। तो दुख से परे को हम लोग कह सकते हैं असहनीय पीड़ा। असहनीय पीड़ा। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक सब क्लियर करना चाहेंगे दुखातीत। तो दुखातीत में पहला शब्द है दुख, जो पूरा मतलब कि कम इस पर जोर पड़ रहा है, लेकिन से परे जो है इसका बाद वाला उत्तर पद मिस होता है, बाद वाला शब्द। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बाद वाला शब्द। कल हमने समास को देखा था, तो समास में क्या था, कम से कम दो पद ले सकते हैं, या दो पदों के मेल से यह बनता है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से। समास के 6 भेद होते हैं। तो हमने अवयवी भाव को समझ लिया था। आ रहा जब तत्पुरुष समास है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये तो एक उदाहरण से हो गया। हमारा दूसरा है तत्पुरुष समास को कैसे पहचाने, यानी पहचानने का तरीका। तत्पुरुष समास को
तो पहचानने का तरीका हमारा हो जाएगा, तो हम कुछ उदाहरण को लेंगे, कुछ उदाहरण को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा धन्ना पन्ना, धना पन्ना। उसके बाद हो जाएगा हमारा गर्त पतितः, गर्त पतितः, गर्त पतितः। उसके बाद हो जाएगा हमारा पितृसमः, पितृसमः समः। उसके बाद हमारा हो जाएगा मातृसमः, मातृसमः। और एक और आपको हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा मास पूर्वः, तो इन सभी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है। प्रिय साथियों, ये जो शब्द हम जो लिखे ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है ये सब, और इस सब का कुछ ना कुछ अर्थ है। यहां पर धना पन्ना है, इस धना पन्ना का मतलब होता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है गर्त पतिता, गर्त पतिता का मतलब हुआ गड्ढे में गिरा हुआ, गड्ढे में गड्ढे में गड्ढे में गिरा हुआ, गिरा हुआ, गिरा हुआ। उसके बाद है यहां पर है धन्ना पन्ना, इसका मतलब होता है धन को प्राप्त, धन को प्राप्त, धन को प्राप्त किया। उसके बाद है पितृसम, इसका मतलब हुआ पिता के समान, पिता के समान। उसके बाद मातृसम, इसका मतलब हुआ माता के समान, माता के समान। मास पूर्व, इसका मतलब हुआ महीना से पहले, महीना से पहले। तो आप कहेंगे सर कि इसमें बताइए कि इसमें उत्तर पद कैसे प्रधान होता है, यानी इसको पहचानने का तरीका यह है कि इसकी जो इसका बाद वाला, यानी इसका जो बाद माने किसी भी शब्द का बाद वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। साथियों याद रखना है कि जो भी शब्द हम यहां लिख रहे हैं इसका जो बाद वाला टर्म आएगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, यानी मेन होगा, मुख्य होगा। यहां पर इस चीज की चर्चा हो रही है। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं धनापन्न, तो धन को प्राप्त, तो धन तो सबको होता है लेकिन प्राप्त किसी किसी को होता है। तो यहां पर जो एक शब्द है धना, धन के बाद पन्न, ये शब्द जो हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद पतितः, पतितः मतलब होता है गिरना, आप लोग भी पढ़े होइएगा, पतति पततः पतंती। तो पतति जो मतलब गिरता, कोई भी चीज गिरता है, यानी आपको देखते होइएगा कि कोई भी चीज गिरता है तो जमीन में गुरुत्व बल होता है, अपने बस किसी चीज को खींच लेती है अपनी ओर, तो नीचे क्यों गिरता है। उसके बाद है पितृसा, मतलब पिता के समान। तो यहां पर हमारा जो बाद वाला टर्म है ये बहुत ही मायने रख रहा है, यानी इसकी महत्व ज्यादा है। इससे जो है ये हमारा जो शब्द है ये क्या हो जाता है, मतलब कि एक फुलफिल कर रहा है, तत्पुरुष समास को ये दिखा रहा है। अगले समास की हम बात करेंगे। हमारा जो अगला समास है वो है कर्मधारय समास। हमारा जो तीसरा समास है कर्मधारय समास।
नाम से ही स्पष्ट है, कर्मधारय समास। समास। अब कर्मधारय समास की जब हम बात कर रहे हैं, कर्मधारय समास, तो साथियों कर्मधारय समास किसे कहते हैं? सबसे पहले सवाल आपके मन में ये उठेगा, तो जानते हैं, चलिए जानते हैं बिना देरी किए हुए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। कर्मधारय समास, इसको हम परिभाषा से जानेंगे। परिभाषा, तो इसकी परिभाषा है कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है जब यहां लिखे, यहां पर हम कह सकते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा, जब यानी कर्मधारय समास जो अभी हम पढ़े तत्पुरुष समास, नोट करने वाली बात है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पर, इसे आप नोट कर सकते हैं। नोट है आपका, यहां पे आप नोट कर सकते हैं कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक हिस्सा है। मेरे प्रिय साथियों, ये माइंड में याद रखना है हमेशा, अगर आपसे पूछता है कि कर्मधारय समास जो है किस समास का एक हिस्सा है, तो तत्पुरुष समास का ही एक हिस्सा है। ये आपको कोई सब नहीं बताएंगे जितने भी, लेकिन आप इस चैनल पर जब जुड़ जाएंगे तब पता चलेगा कि इसकी जो क्वालिटी, यहाँ पर जितनी भी चीज आपको उपलब्ध होगी वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, तो आप अपना प्यार भरा कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि आपके कमेंट से हमारा जो हौसला है और अफजाई होता है, और हम इस वीडियो में और जो सुधार करने वाली बात होगी उसको और हम सुधार करेंगे। चलिए, तो हम समझते हैं कि कर्मधारय समास की परिभाषा, तो लिखा हुआ है जब, तो परिभाषा है जब विशेषण और विशेष्य का समास होता है, और विशेष्य विशेषण और विशेष्य जब विशेषण और विशेष्य का समास होता है, समास होता है तब इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास कहा जाता है। साथियों, आप स्पष्ट देख रहे हैं, यहां पर परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि जब विशेषण और विशेष्य का समास होता है, यानी अगर विशेषण और विशेष्य का समास नहीं होगा तो उस परिस्थिति में वह समास कर्मधारय नहीं होगा। कहने का मतलब है कि विशेषण और विशेष्य को समझते हैं, तो आप लोग समझते होइएगा, व्याकरण में आप पढ़े भी होइएगा विशेषण के बारे में। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है साथियों, उसे विशेषण कहा जाता है। अब एक और टॉपिक है, विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य देख लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस विशेषण की विशेषता
विशेषता किसी खास शब्द द्वारा, किसी खास शब्दों के द्वारा बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है साथियों। तो हमने आपको दो चीज क्लियर कर दिया, यहां पे एक विशेषण क्लियर किया है और एक विशेष्य क्लियर किया। तो विशेषण में आपने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी आप संज्ञा का भी बता सकते हैं, वहां पर विशेषता बता सकता है, या सर्वनाम का, या दोनों का। तो यहां पर हम समझेंगे कि कर्मधारय समास कैसे कहते हैं, इसे पहचानने का तरीका। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे। तो कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका है, पहचानने का तरीका। तो कुछ हम इसका उदाहरण लेंगे हम कुछ यहां पर एग्जाम्पल लेंगे। तो हमारा जो कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका हो जाएगा, जैसे कृष्ण सर्प, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हो जाएगा आपका नीलोत्पलम। तीसरा उदाहरण होगा हमारा सुंदर नारी। चलिए हम इसी एग्जाम्पल को, ज्यादा एग्जाम्पल समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप ये तीनों एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। तो यहां हमने क्या कहा, इसको हमने क्या कहा कि विशेषण, दो लाइनें इसमें चर्चा किया गया है कि किसका समास हो, एक विशेषण का समास हो और दूसरा विशेष्य का समास हो। तो विशेषण क्या करेगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताएगा, और विशेष्य क्या करेगा कि वो जो शब्द है ना जिससे विशेषता को ज्यादा मतलब कि बताई जा रही है, वो शब्द जो है ना वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। यानी खास शब्द को हम लोग खास शब्द को कहेंगे। यहां पर हम लोग संज्ञा और सर्वनाम का केस पढ़ेंगे, संज्ञा या सर्वनाम। साथियों चलिए हम इस उदाहरण पर बात करते हैं। तो कृष्ण सर्प का मतलब क्या हुआ, कृष्ण सर्प का मतलब हुआ कृष्ण सर्प। यहां पर आप देखते होइएगा कृष्ण क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। यहां पर जो हम बात करेंगे कृष्ण सर्प, यहां पर दो वर्ड हो जाएगा। और हम पढ़े थे उस दिन समास विग्रह के बारे में, समास विग्रह, और वहां पर हमने देखा था कि जब हम किसी शब्द को विभक्ति के साथ अलग अलग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, समास का विग्रह कहलाता है। साथियों आपको ये वीडियो देखने के बाद समास का कोई भी ऐसा चीज जो भेद हो, या समास किसे कहते हैं, समास को कैसे पहचानेंगे, या समास से संबंधित अगर कोई सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप चुटकी में बिना पलक झपकते हुए सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए साथियों हम इसको पहचानते हैं। तो हमारा कृष्ण क्या हो जाएगा, यहां पर संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा। और ये जो सर्प है ये विशेषता बता रहा है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है किसका सांप, तो कृष्ण का सांप। यहां पर सवाल उठेगा किसका सांप, किसका सांप, ये सांप किसका है, तो कृष्ण का है। किसका है साथियों, कृष्ण का है। तो यानी ये जो सांप है ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विशेष्य कहेंगे। ये संज्ञा है। तो साफ स्पष्ट है कि संज्ञा और सर्वनाम का भी समास होता है। तो जिसमें संज्ञा या सर्वनाम दोनों का समास होगा, जिसमें विशेषण का मतलब कि समास होगा, जिसमें विशेष्य का समास होगा, उसे हम कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा जो चौथा होगा, चौथा है द्विगु समास।
द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास। तो सवाल उठता है कि हमने अभी तक पढ़ लिया है अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब हमारा जो चौथा जो भेद है समास का वो है द्विगु समास। तो इसे हम जानेंगे, इसको परिभाषा। हम बार बार आपको कहते हैं कि परिभाषा इसलिए देते हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में सवाल उठता है कि द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास क्या है, द्विगु समास की परिभाषा लिखें। तो आपको इस तरह से सारे का आंसर जो है परिभाषा से मिल जाएगा, वहां से आपका 1 या 2 मार्क्स का आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के इसे समझते हैं। तो जिस कर्मधारय पद का, इसके बारे में कहा जाता है कि जिस कर्मधारय पद का पद का नहीं होगा, पद के प्रारंभ कहिए या शुरुआत कहिए इसको, या शुरू में, प्रारंभ में शुरुआत में संख्यावाची शब्द हो। एक चीज यहां पर क्लियर है, संख्यावाची, संख्यावाची, संख्यावाची शब्द हो उसे साथियों द्विगु समास कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा आपका सप्तशती, 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 पंचतंत्रम, पंचतंत्रम, त्रिलोकी, पंचवटी आदि। यानी साथियों जिस समास में संख्या की चर्चा की गई हो, जिस समास में संख्या की चर्चा की गई हो उस समास को द्विगु समास कहा जाता है। एकदम सीधा, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको एक बार इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो समास आपको जीवन में कभी भी किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों इस चैनल पर यदि आप नए, हो सकता है कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम चर्चा कर रहे हैं द्विगु समास के बारे में कि सप्तशती, पंचतंत्रम, त्रिलोकी, पंचवटी, तो इन सारे समासिक शब्दों में हमारा जो संख्यावाची शब्द कौन हो जाएगा, सप्त हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, त्रि हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। एक शब्द और ले सकते हैं, चतुर्भुज हो जाएगा। मैथ में आप लोग पढ़ते होगा, गणित में त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो चतुर्भुज यानी 4, साफ स्पष्ट। त्रि मीन्स 3, सप्त मीन्स 7, पंच मीन्स 5, त्रि मीन्स 3, पंच मीन्स क्या है, 5। तो यहां पर किसकी चर्चा हो रही है, संख्या की चर्चा हो रही है। तो इसमें आप स्पष्ट देख लीजिए कि इसको पहचानने का एक ही तरीका है जिसमें संख्या की चर्चा की गई हो। चलिए हमारा अगला टॉपिक, अगला जो भेद है 5वां, वो है बहुब्रीहि द्वंद्व समास। हमारा जो अगला भेद है वह है द्वंद्व समास। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपना प्यार भरा कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। द्वंद्व समास,
तो चलिए इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। परिभाषा है, जिस समास में उभय पद की प्रधानता हो। अब यहां पर एक शब्द है उभय पद, हम लोग पढ़ते हैं ना कॉमन दोनों में, उभय पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। चलिए इसको हम समझते हैं, कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा मयूरी च कुक्कुट च। कुक्कुट च इति मयूरी कुक्कुटौ। तो साथियों हम देखेंगे इसको शुरू से। द्वंद्व समास, जिस समास में उभय पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। एक लाइन में यहां पर क्लियर किया हुआ है किस पद की प्रधानता हो, उभय पद की। तो अब हम समझते हैं उभय पद होता क्या है, यानी इसको पहचानने का तरीका क्या है। पहचानने का तरीका कि यदि किसी वाक्य में च का प्रयोग किया गया हो, च का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। साथियों हम बात करें जिसमें च का प्रयोग, जैसे यहां देख लीजिए च का प्रयोग किया गया है, तो संस्कृत में च का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों और होता है। तो आपको ये माइंड में मेकअप कर लेना है कि जहां च है उसे क्या कह देना है, द्वंद्व समास में जाके टिक आउट कर देना है, ओएमआर सीट में भर देना, बिंदास आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा जो सबसे अंतिम भेद है, समास के 6 भेद होते हैं, हमने बात किया था, तो हम आखिरी चीज पर है। तो हमारा सबसे लास्ट में जो हमारा समास है वह है बहुव्रीहि समास। साथियों बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा को जानेंगे। यानी जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, अन्य को हम लोग क्या कहते हैं, अदर्स। अदर मतलब कि अन्य पद की प्रधानता हो, पद कहिए या शब्द कहिए, और हम बार बार आपको कहते हैं प्रधानता। प्रधानता की मतलब होता है प्रमुखता, उसका ज्यादा वेटेज हो, प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि साथियों उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है, समास कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समास का ये वीडियो आपको
पसंद आता होगा, और इसे आप यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें, ताकि इस वीडियो को समास बनाने में काफी अनुभव खर्च हुआ है और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। तो साथियों, तो जिस समास में अन्य पद या शब्द की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। क्लियर है? जैसे पीतम, पीतम, अंबरम, अंबरम, यस्य, यस्य, सह पीतांबर, सह पीतांबरः। साथियों, हमने जो बात किया पीतम, अंबरम, यस्य, सह पीतांबरम, यानी पीत है अंबर जिसका। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि पीतांबर शब्द यहां पर लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है साथियों? पीतांबरः। तो ये जो पीतांबर है, यहां पर पीतांबर शब्द कृष्ण के लिए यूज हुआ है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कृष्ण क्या है? हमारे आदर्श हैं, हमारे ईश्वर है, हमारे आराध्य हैं। तो यहां पर जो पीतांबर है वो कृष्ण भगवान के लिए यूज हुआ है, तो कृष्णस्य के लिए पीतांबरस्य बोलना होगा, यानी पीतांबरस्य। कृष्ण के लिए हमें क्या बोलना होगा? पीतांबरस्य, यानी पीतांबर का, किसका? तो कृष्ण का। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, ना प्रथम पद की प्रधानता हो, ना उत्तर पद की प्रधानता हो, ना उसका क्या कहते हैं संख्यावाची उसमें नहीं हो, यानी क्या हो? अन्य पद, कोई दूसरा शब्द आ जाए, अदर शब्द आ जाए। पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरः, इसका विग्रह होगा। हमने बार बार चर्चा किया, विग्रह की बात किया है। तो विग्रह में क्या होता है कि विभक्ति के साथ यदि किसी शब्द को अलग करते हैं तो क्या कहलाता है? समास का विग्रह कहलाता है। तो साथियों, तो मैं ये आपको ये वीडियो को इसी जगह समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये इसके साथ समाप्त करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि ये जो आप बहुब्रीहि समास है, इसको आप इतना ही माइंड में रखें। कैसे पहचानेंगे? तो इसमें एक ही चीज माइंड में रखना है कि इसका अदर शब्द आपको प्रधान होगा, यानी पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरः, यानी ये प्रधान नहीं हुआ, ये प्रधान नहीं हुआ, ये प्रधान नहीं हुआ। एक शब्द आएगा जो किसी न किसी शब्द के लिए यूज रहेगा, किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग किया रहेगा। जैसे कि यहाँ पीतांबरः शब्द है, तो किसके लिए प्रयोग किया गया? कृष्ण के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि समास का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।